है 3580 में 14 प्रकार के बिजनेसेस हैं। अगर स्टार्ट करते हो वो न्यू होना चाहिए, स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। जल्दी सेटल डाउन हो जाओ। एक एक करके सब एक एक रीड करके जाओ, एक एक बिजनेस, ठीक है, यहां से स्टार्ट करो। पहला रीड करो। विधि ऐसे चलेगा, एक एक करके रीड करते जाओ। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। चलो नेक्स्ट। सेवेंथ। बाकी दो कौन से? सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग सेमीकंडक्टर वाटर फैब्रिकेशन, या कोई आप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बनाते हो। ये सब 14 बिजनेसेस हैं, 3580 में कवर है। इसमें जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे पहले साल अलाउ हो जाएगा, एक्सेप्ट तीन। कौन कौन से? लैंड, लैंड पे नहीं मिलेगा। गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बिजनेस हमेशा नया होना चाहिए, कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस को उन लोग को रिवैम्प नहीं करना है, ठीक है, कोई नया बिजनेस होना चाहिए। दूसरा, प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू, बट एक्सेप्शन है कि 20% ओल्ड चल जाएगी। और दूसरा, इंपोर्ट की हो ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी, अगर फर्स्ट यूज बाहर हुई है, पहली बार इंडिया में हो रही है, तो भी अलाउ हो जाएगा। इसमें अंतर था एडिशनल डेप्रिसिएशन में, उसमें नहीं मिलता है, याद है ना, ये अपन ने बनाया था। फिर इसके अलावा जो भी आप एक्सपेंडिचर करोगे 10,000 के ऊपर कैश में नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन में ही होना चाहिए। डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा, डेप्रिसिएशन नहीं अलाउ होगा अगर 3580 में आपने बेनिफिट ले लिया है। लॉस आप अन मतलब इनडेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है, इसका लॉस। अगर इसका एसेट अगर आप सोल कर देते हो विद इन सेल कर देते हो विद इन 8 ईयर्स, तो आपकी पीजीबीपी की इनकम हो जाती है, ठीक है। नहीं, 8 ईयर्स के अंदर कर दिया ना। एक स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है। ये वाले समरी देख लोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा ट्रांसफर केस में क्या होगा। चलो अपन पढ़ते हैं। 35D अपन पढ़ेंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये क्या होता है बताना जरा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? हाँ, यस, बिजनेस के इनकॉर्पोरेशन से पहले होते हैं, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी या प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे करना, इंजीनियरिंग सर्विसेज, एमओए बनाना, लीगल फी एक्सपेंस रिलेटेड टू पब्लिक शेयर, या अदर एक्सपेंस एज मे बी नोटिफाइड बाय सीबीडीटी, ठीक है। ये सारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहलाते हैं जो बिजनेस चालू होने से पहले इनकर किए। डिडक्शन किसको मिलेगा? रेसिडेंट असेसी, ठीक है, ध्यान रखना, रेसिडेंट असेसी को मिलेगा जिसने एक्सपेंस इनकर किए हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के पहले या आफ्टर कमेंसमेंट। अगर कोई नया प्रोजेक्ट कर रहे हो, दो केस में मिलेगा, एक तो आप नया ही बिजनेस कर रहे हो, या दूसरा कि आपने कोई एक्सटेंशन कर रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट है उसका एक्सटेंशन, मतलब आप पहले से एक काम कर रहे थे, आप दूसरा काम भी और शुरू कर रहे हो, जो उसके खर्चे होंगे वो भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहलाएंगे। देखो, अमाउंट ऑफ डिडक्शन, इंडियन कंपनी का केस अलग है, अदर रेसिडेंट अलग है। अदर रेसिडेंट में कौन कौन होंगे? कौन होंगे एग्जाम्पल? कौन हो सकता है बताओ? हम्म, किसने बोला? एनआरआई। क्यों? क्योंकि ऊपर तो रेसिडेंट लिखा था ना, एनआरआई रेसिडेंट में आता है। इधर लिखा है ना, इसमें देखो ना, इसमें लिखा है रेसिडेंट असेसी, तो एनआरआई तो होगा ही नहीं। तो फिर अदर कौन बचे? अदर देन कंपनीज, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, जो भी लिखा ना अदर रेसिडेंट, कोई भी जो रेसिडेंट होगा इंडिया का, ठीक है। इस केस में क्या मिलेगा अदर रेसिडेंट के केस में? एक्चुअल एक्सपेंस, जो आपने एक्सपेंस इनकर किए, या 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, विच एवर इज लोअर। अगर आपने एक्चुअल इनकर किए 1 लाख, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% अपन ने निकाला तो 50,000 आया, तो कितना लाभ होगा?
विच एवर इज लोअर, क्या हुआ 50,000 अलाउ होगा। कंपनी के केस में अलग होता है, कंपनी के केस में एक्चुअल देखेंगे और साथ ही साथ 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कैपिटल एम्प्लॉयड, दो चीज चेक करेंगे। ठीक है, कंपनी के केस में क्या करोगे, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकालोगे, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे, इन दोनों का 5% करोगे, जो भी वैल्यू दी होगी, इसमें से विच एवर इज हायर। ठीक है, इसमें से विच एवर इज हायर जो अमाउंट आया समझो 20,000, वो फिर इस फॉर्मूले में पुट करोगे। एक्चुअल आपका 40,000 हुआ और 5% ये। देखो सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करोगे, कंपनी के केस में, याद रखना सिर्फ कंपनी के केस में, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर, फिर कंपेयर करोगे एक्चुअल से विच एवर इज लोअर। अदर रेसिडेंट के केस में क्या करना है बताओ, बोलो अदर रेसिडेंट के केस में कैसे लेंगे अपन, एक्चुअल प्रीलिमिनरी या 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज लोअर। कंपनी के केस में एक्स्ट्रा चीज करनी होती है, सबसे पहले क्या दो निकालोगे, ठीक है, उन दोनों को कंपेयर करोगे, उनमें से विच एवर इज हायर, फिर उसको कंपेयर करोगे एक्चुअल से, उसमें विच एवर इज लोअर। ठीक है, और जो ये भी मिलेगा ये एक बार में नहीं मिलेगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। ठीक है, 5 में। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होती है, देखो अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट, जो भी आपने एसेट में खरीदा वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कहलाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग। इसमें ये ध्यान रखना, जो अपने अकाउंट में अगर पढ़ा हो और याद हो, तो उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड में रिजर्व एंड सरप्लस भी आता था, तो इसमें नहीं आता है, ये ध्यान रखना। टैक्स में इसमें अलग नेक्स्ट पॉइंट लिखा ही है, रिजर्व एंड सरप्लस आर नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपको एक्सपेंस क्लेम करना है तो ऑडिट इज मैंडेटरी, जिस साल आपको एक्सपेंस क्लेम करना है। रीड कर लो उसको। यस, ठीक है, प्रीलिमिनरी अपन ने पढ़ा, उसमें कैसे मिलते हैं डिडक्शन, दो लोगों को मिलते हैं, दो प्रकार के, एक हो गई इंडियन कंपनी या अदर रेसिडेंट। इंडियन कंपनी के केस में क्या होता है बताओ जल्दी, पहले कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड कंपेयर करेंगे, उसमें विच एवर इज हायर, फिर उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस विच एवर इज लोअर। अगर अदर रेसिडेंट एसएससी के केस में कैसे करते हैं, एक्चुअल करेंगे या 5%, और इसको कितने सालों में मिलेगा, 5 साल में। और इसका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, शेयर प्लस डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आता, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आता तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं आएगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम उसका पार्ट होता है। ठीक है, चलो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हो जाएगा। ये रीड करो, अभी इधर ही से करो। ठीक है, अब सबसे पहले आप खुद बाइफर्केशन करना, कौन सा केस है, इंडियन कंपनी है कि अदर रेसिडेंट है, अदर रेसिडेंट है, उस केस में अपन क्या कंपेयर करते हैं, एक्चुअल। एक्चुअल क्या है इसमें, एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या है प्रीलिमिनरी, 9 लाख है ना, 9 लाख है ना, फिर इसको अपन कंपेयर करेंगे 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, 40 लाख का 5%, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख या 9 लाख विच एवर इज लोअर, क्या आएगा 2 लाख, और हर साल आपको 2 लाख डिवाइड बाय 5 मिलेगा। ये देखो इतना आसान था, 5 मार्क्स का आया था।
ये देखो, इन्हें कैपिटल एम्प्लॉयड देंगे वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो ये ध्यान रखना कंपनी के केस में ही बस होता है। सिर्फ इंडियन कंपनी लिखा है ना उसमें। देख लो आंसर क्या है। ये क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है। फोटो लेने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन बैंक में। अच्छा, ढूंढना पड़ेगा। 19 ही होगा ना, देखना एक बार। नहीं, उसमें देख लो एक बार। ठीक है, कुछ इशू गया इसमें, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपना खत्म है। टैक्स में ये चीज है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहेंगे, याद करने में दिक्कत जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन पूछेगा कि आप पूरा कॉन्सेप्ट लिखो, वो क्वेश्चन बेस ही देगा। तो बस ऐसा है कि आप 2 से 3 बार प्रोविजन पढ़ोगे तो हो जाएगा। 2 से 3 बार रिवाइज करना जरूरी है। चलो, ये अब अपन ने जो स्पेसिफिक स्पेसिफिक थे वो हो गए सारे सेक्शन। अभी सर्टेन डिडक्शन है, मतलब इसमें लाइन से काफी डिडक्शन दिए हैं। और सब इस हिसाब से सोच के चलना कि आप बिजनेस रन कर रहे हो, ये एक्सपेंडिचर आप बिजनेस में करोगे कि नहीं करोगे, ये बिजनेस वाले हैं कि पर्सनल है, खुद से सोच के चलना। एक एक करके अपन देखेंगे। पहला, प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। ये क्या बिजनेस एक्टिविटी है, आप तो हर ही साल कराओगे ना अपने स्टॉक का, तो ये अलाउड हो जाता है। इट इज अलाउड एज अ डिडक्शन। पूरा लॉजिकल चलेगा, प्रैक्टिकल बेस चलेगा, एक एक करके देखते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज का करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, अगर वो कभी चले गए तो अपन को इशू ना जाए, है ना। तो ये किस चीज के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए। आप चाहते हो ना कि वो एम्प्लॉय को बेनिफिट मिले, एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहे, एम्प्लॉय काम करे, तभी काम करेगा जब तक आप उसको पर्क्स या बेनिफिट्स नहीं दोगे। तो ये भी, इसको रीड करते जाओ एक एक करके, रीड करो। हम्म। अब इसमें एक चीज ये बोली कि क्या होता रहा पहले कि एम्प्लॉयज का उन लोग इंश्योरेंस कराते नहीं थे और कैश में क्लेम कर लेते रहे। तो गवर्नमेंट को वही लगा कि आप लोग फ्रॉड कर रहे हो, मतलब कैश में एम्प्लॉय का वैसे भी इंश्योरेंस ले नहीं रहे हो और ऊपर से एक्सपेंडिचर क्लेम कर रहे हो। तो ये अपन ने डाल दिया कि आपको अदर देन कैश ही करना पड़ेगा अगर एम्प्लॉयज का पे कर रहे हो। अगर कैश में होगा तो अलाउ नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज। बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉयज, खुद ही सोचो, आप बोनस और कमीशन दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, क्योंकि आपके बिजनेस में इनकम हुई है, उनने अच्छा परफॉर्म किया है इसलिए दे रहे हो, तो ये अलाउ होगा। बट इसमें ना एक चीज आएगा, बीच बीच में ना ये सेक्शन आएगा 43B। ये बीच बीच में टांग अड़ाने आता है। तो इसको मैं पहले ही बता देता हूँ क्या होता है। 43B ये बोलता है कि आप ना एक्चुअल में पे करना जरूरी है। 43B ये बोलता है, अपन आगे चल के स्पेसिफिक पढ़ेंगे 43B में, अभी बस ब्रीफ बता दे रहा हूँ। 43B का कहना है कि आप ना, इनकम टैक्स की रिटर्न जाती है, देखो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक अपना फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। उसकी जो अपन रिटर्न करते हैं असेसमेंट ईयर में जाती है, वो जाती है, कोई की जुलाई रहती है, ऑडिट वालों की सितंबर रहती है, तो सबकी अलग अलग होती है, अपन आगे चल के पढ़ेंगे। तो 43B ये बोलता है कि आपने जो बोनस और कमीशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ आपने अक्रू कर दिया, पेबल नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में पे करोगे तभी अलाउ होगा। तो टाइम लिमिट क्या दी गई है कि आपकी रिटर्न फाइलिंग से पहले तक अगर आप पे कर देते हो बोनस और कमीशन तो आपको अलाउ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसे में लोग क्या करते रहे, अक्रू दिखा देते रहे बुक्स में और एक्चुअल में पे ही नहीं करते रहे। पर गवर्नमेंट का सोचना है कि ये चीज पे होगी तभी अलाउ होगी, ठीक है। 43B अपन और अच्छे से पढ़ेंगे, बीच बीच में ये आएगा, इसलिए मैंने एक ब्रीफ दे दिया कि 43B क्या कहता है। अब रीड करना। ठीक है। इनकम टैक्स को कोई लेना देना नहीं कि आप ज्यादा बोनस दे रहे हो या कम दे रहे हो। ऐसा हो सकता है आपको क्वेश्चन में दिया रहा है कि यार 1 लाख उसने बोनस दिया बट अलाउ एक्ट में 40,000 था, तो हो सकता है आपको लगे 40,000 बस अलाउ करे, बट ऐसा नहीं है, आप जितना पे करोगे अलाउ हो जाएगा।
उसको बोनस एक्ट से लेना देना नहीं है इनकम टैक्स को। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, अब खुद ही सोचो, इंटरेस्ट जो अपन लोन लेते हैं बिजनेस पर्पस के लिए लोगे वो तो अलाउ होगा ना। अगर आप पर्सनल पर्पस घर की शादी के लिए ले रहे हो या घर खरीदने के लिए ले रहे हो वो तो ही ना अलाउ होगा। ठीक है। इसको टेबल को रीड करना, इंटरेस्ट ऑन लोन। वही चीज बोल रहा है कि जब तक आप एक्चुअल में पे नहीं करोगे तभी ये अलाउ होगा 43B। ठीक है। फ्रॉम अदर्स मतलब उसको फ्रेंड रिलेटिव से ले रहे हो, आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हो नहीं दे रहे हो हमको कोई लेना देना नहीं, हम तब भी अलाउ कर देंगे। ठीक है। ठीक है। कोई इश्यू यहां तक। अब होता है एक जीरो कूपन बॉन्ड, क्या होता है बताना जरा। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, पढ़ा होगा ना। हाँ उसमें क्या होता है, आपको कूपन नहीं रहता। जैसे देखो, ये देखो, ये डिबेंचर्स होते हैं, जो ये लिखा रहता है ये क्या कहलाता है, कूपन रेट। कितना उसको इंटरेस्ट मिलेगा, 8%, 10%, 12%। तो जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जीरो कूपन बॉन्ड बोला था, ये क्यों मिलता है, तो इससे फायदा क्या। जैसे 100 रुपए की फेयर वैल्यू होती है ना, ये रिडम्पशन में या तो प्रीमियम में मैच्योर होगा, या तो जो आपको जब इनिशियल हो रहा है तो डिस्काउंट में इशू होगा। कहीं ना कहीं तो आपको बेनिफिट मिलेगा ना, वरना आप क्यों लोगे जीरो कूपन बॉन्ड। आपको या तो डिस्काउंट में इशू होगा 80 रुपए में, आपको मेच्योरिटी में 100 रुपए मिलेगा, 20 रुपए का फायदा। या तो अगर आपको आज 100 रुपए मिला है तो प्रीमियम जो रिडीम होगा प्रीमियम पे 120 रुपए पे। तो जो ये इन दोनों का गैप है 20 रुपए, ये क्या एक साल का है या मैच्योरिटी वाले ईयर का है कि पूरे साल का है, पूरे पीरियड का होगा ना, 5 साल का। तो उसको अपन डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मंथ्स के बेस पे, जितना आएगा हर साल उतना उतना अपन देंगे। जैसे इस साल 4 महीने बस था, इस साल का खर्चा कितना, 4 महीने का। ठीक है। ये जो 5 है एक बार रीड करो। ठीक है, ये पांचों एक बार फिर से रिविजिट कर लो खुद से। नोट्स और टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीएस एग्जाम्स को क्लियर करने में। तो अगर आप हमारी क्लासेस यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप नोट्स और टेस्ट के लिए डाउनलोड कर सकते हैं सीएस दुनिया ऐप। ये देखो मॉड्यूल में यहाँ यहाँ लिखा है, पहले अपन ने ये वाला कवर किया। मॉड्यूल भी साथ साथ में एक एक बार रीड करते चलो। ये हो गया अपना, ये हो गया बोनस और कमीशन हो गया। इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया। ठीक है। अब एक चीज आती है पीएफ। अपन ने पढ़ा था ना प्रोविडेंट फंड क्या होता है, मैंने एक बार पहले भी समझाया था क्लास में। हाँ मतलब क्या होता है, हाँ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय भी करता है। जो एम्प्लॉय का हिस्सा होता है एम्प्लॉयर उसका काट लेता है, सैलरी उतनी कम देता है, और एम्प्लॉयर खुद के जेब से जो देता है एक प्रोविडेंट फंड में जमा करता है, उसके बाद जो कि एम्प्लॉय बाद में रिडीम कर सकता है। ठीक है, ये कहलाता है। अब अपन इसकी किसकी बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयर्स की कंट्रीब्यूशन, ध्यान रखना एम्प्लॉयर है यहाँ पे। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। अब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसपीएफ, आरपीएफ, एएसएफ, एजीएफ। और सब में देखो ना स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज अप्रूव्ड, अप्रूव्ड 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 होना चाहिए। उसमें अगर आप करते हो अलाउ होगा, इसमें भी सेम 43B होगा। ये बीच बीच में हर सेक्शन में टांग अड़ाने आता है। इसका मतलब वही है कि आप एक्चुअल में पे करो, अक्रू बेसिस पे नहीं मिलेगा। अगर आप अनरिकॉग्नाइज अनअप्रूव्ड अनअप्रूव्ड में करते हो तो आपको डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये हमेशा अप्रूव्ड वाले में होना चाहिए। मतलब जो अप्रूव फंड है, मतलब जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है। हाँ।
गवर्नमेंट चाहती है कि रिकॉग्नाइज में करो, अनरिकॉग्नाइज में नहीं, क्योंकि उसमें क्या हो सकता है कि आपको बेनिफिट ही नहीं मिले। वो बोलेंगे कि हम 15 to 20% आपको रिटर्न देंगे, बट एक्चुअल में देते नहीं है ना, फ्रॉड हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसे केसेस पे इन्वेस्ट ना किया जाए। एक होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम। एक न्यू पेंशन स्कीम आई थी, उस पे आप इन्वेस्ट करते हो तो कितना अलाउ मिलेगा, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन या 10% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, विच एवर इज लोअर। किस में, किस चीज में? प्रोविडेंट फंड में बोल रहे हो? हाँ ना, उसमें आप इन्वेस्ट करो, मतलब मना नहीं कर रहे, आप अनरिकॉग्नाइज में भी करो, पर हम उनको बेनिफिट नहीं देंगे अगर आप अनअप्रूव में करोगे। हाँ ऐसा है, आपको अलाउ नहीं होगा पीएनएल में। अगर वो रिकॉग्नाइज है गवर्नमेंट से तो कोई इशू नहीं है। अब एक पार्ट आता है, अभी अपन ने किसका कंट्रीब्यूशन देखा, एम्प्लॉयर का। अब एक होता है एम्प्लॉय का। क्या होता है कि जब आप सैलरी देते हो, सैलरी देते हो एम्प्लॉय को, 1 लाख देनी थी, आपको 10% उसका काट के देना है। मतलब आपने उसको 90,000 दे दिए, 10,000 अपने पास रखे, और आपने 10,000 अपने पास रखे और जमा ही नहीं किए। तो सबसे बड़ा क्राइम कौन सा होगा, कि आप खुद के जेब वाले जमा नहीं कर रहे हो या किसी की लेके जमा ही नहीं कर रहे हो? वही तो, आप भाई खुद का कर रहे हो अलग चीज है, आपने किसी और के पैसे ले लिए अपने पास रख रहे हो। तो सबसे बड़ा इशू ये है। तो इसमें बोला गया कि इसका क्या होता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन की ना ड्यू डेट रहती है नेक्स्ट मंथ की 15th। नेक्स्ट मंथ की 15th, अगर 15 के बाद अगर आप जमा कर रहे हो तो आपको डिसअलाउ हो जाएगा, अलाउ नहीं करेंगे। तो आपको हर महीने का अगले डेट के 15 तक एम्प्लॉयर को जमा करना जरूरी है। अगर वो नहीं करता है तो अलाउ नहीं होगा, अगर वो 16 को भी करता है तो अलाउ नहीं होगा। ठीक है, देखो रीड करना। नहीं नहीं, यही रीड करो बस। स्टेट इंश्योरेंस। नोट्स। फाइनेंस एक्ट। ये देखो। हम्म, हाँ बता रहे, देखो, ये कंपनी की पीएनएल है, ये एम्प्लॉय को सैलरी देता है, सैलरी उसकी है 1 लाख, वो डेबिट तो पूरी 1 लाख करता है, ठीक है। इसमें इवन दो पीएफ कंट्रीब्यूशन है, एक्चुअल में इसको इन हैंड कितनी मिल रही है, 90,000। अभी अपन एग्जांपल ले रहे हैं, 10,000 उसको जमा करना है। अब उसने 10,000 15 के बाद जमा किया, तो अपन को अलाउ तो होना नहीं चाहिए था, बट ये पहले इसमें ले चुका है, इसको अपन को नलीफाई करना पड़ेगा, इसको इनकम बनानी पड़ेगी 10,000 की। समझ गए? डिसअलाउ करने के लिए अपन को इनकम बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि आपने पहले ही अलाउ कर दिया। तो इसलिए वो बोल रहा है आपको पीजीबीपी की इनकम देनी पड़ेगी, क्योंकि आप सैलरी तो पूरी क्लेम कर लोगे ना एक्सपेंस में, 1 लाख ही करोगे ना। किस, नहीं नहीं, वो जो अपन एम्प्लॉय को देते हैं ना, वो सैलरी ही में ही दिखता है, सीटीसी में ही कहलाता है वो। ठीक है, जो अपन देंगे वो अपना अलग दिखेगा। उससे पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ कि इन दोनों में अंतर क्या दिखा, एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय में एक अंतर है मेजर। क्या अंतर समझ में आ रहा है, पहले बताओ। नहीं नहीं, कुछ और है, मतलब टेक्निकल वाला है थोड़ा सा। ड्यू डेट वाला ही है, कि उसमें क्या है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में कब तक का टाइम मिल रहा है आपको, 43B के हिसाब से, जो कि क्या कहलाता है, आपकी रिटर्न भरने से पहले। बट इसमें क्या है, सीधे नेक्स्ट ही मंथ है, क्योंकि ये बड़ा मतलब क्राइम है ना, आप तो किसी और के पैसे लेके जेब में रखे हुए हो, आपको तो ये पहले जमा करना चाहिए ना। तो ये फोर्थ थर्ड पॉइंट यही समझा रहा है, इसमें ड्यू डेट जो बोला गया है 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ वाली,
ड्यू डेट ऑफ फंड है, मतलब कि उस प्रोविडेंट फंड की ड्यू डेट क्या होती है, अगले महीने की 15, नॉट आपकी आरओआई की ड्यू डेट जो 43B में कहता है। ये वही पॉइंट था, अंतर यही है एम्प्लॉयर को। हाँ, हर महीने की नेक्स्ट 15 एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन का, एम्प्लॉयर को तो 43B के तक अपन को अलाउ है जब तक रिटर्न नहीं जाती। यही मेजर। हेलो हेलो। देख रहे, एक सेकंड। कौन सा वाला? फोर्थ किधर है? यहाँ तो 14 है ना। हाँ, रेट अभी कंफर्म नहीं है, रेट को मैं कंफर्म करता हूँ कितना है अपनी नई मॉड्यूल में, कितना है रेट। 14 कर दो, नोट्स में 14 है, नोट्स में अपडेट कर दो, पुराने नोट्स होंगे। ठीक है, और क्या डाउट था इसमें? हो गया ना? हाँ। अलाउेबल फंड सेटल अपॉन, मतलब वही जो जो भी जिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी ट्रस्ट है, वो अप्रूव्ड और रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। हाँ, ठीक है, और रीड कर लिया ये बाकी दो, दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, मार्क करते चलना, टिक करते चलना कौन कौन से अपने होते जा रहे हैं, ठीक है, मॉड्यूल से भी। अब नेक्स्ट आता है एनिमल। एनिमल क्या वो होता है कि उसमें अपन ने पढ़ा था ना, डेप्रिसिएशन नहीं मिलते लाइव स्टॉक्स वगैरह में, है ना, डेप्रिसिएशन तो नहीं मिलता। इस केस में क्या होता है कि जैसे आपने एक घोड़ा खरीदा, उसको इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको उस टाइम तो नहीं मिलेगा खर्चा जब तक आप इस्तेमाल करो। जब उसको आप डिस्कार्ड करते हो या वो चला जाता है, उस साल अपन को मिलता है। या तो आपने एक साल आपने बहुत बूढ़ा हो गया उसको अलग कर दिया, या तो वो चला गया, उस साल आपको पूरा एक्सपेंडिचर अलाउ होता है। ठीक है, देखो, डिडक्शन इज अलाउड इन द ईयर विच एनिमल बिकम परमानेंटली यूजलेस और डाइस। ठीक है, डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, अपन ने देखा था। अब एक होता है बैड डेट, क्या होता है बैड डेट बताना? हाँ, जो ये मतलब बैड डेट, जो चीज अपन इसको पैसा दिया उससे अपन को नहीं मिल पा रहा है, सेल किया जो भी किया, लोन दिया, तो अब खुद ही सोचो कौन सा वाला अलाउ होगा। जो बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में हो रहा है वही अलाउ होगा ना। अगर आपने मैंने ऐसी कोई फ्रेंड को दे दिया लोन, वो नहीं मिल रहा, वो थोड़ी ना होगा, वरना ऐसे तो सभी लोग करने लगेंगे। बोला कि हम लोन दे रहे हैं तो हमें कैश में दे देना, हम तुम्हें बैड डेट मान ले रहे हैं, तो ऐसे तो एक्सपेंस क्लेम हो जाएगा। तो किस, बैड डेट एक्चुअल रिलेटेड टू सेल्स है, अलाउ होगा, लोन वाले अलाउ नहीं होंगे। ठीक है, नॉट अलाउड एक्सेप्ट मनी लेंडिंग बिजनेस। अगर बैंक वालों का, ये बैंक वालों को तो बैड डेट अलाउ होगा ना, क्योंकि बैंक वालों को मनी लेंडिंग से ही तो होता है फायदा। दूसरी चीज होती है प्रोविजन। प्रोविजन बनाना क्या एक्चुअल में बैड डेट होना होता है? ये तो आप आगे का पहले से ही बना के चलते हो, तो इनकम टैक्स इस बेसिस पे अलाउ नहीं करता है। जिस साल एक्चुअल में बैड डेट होंगे वही अलाउ होंगे, अकाउंट्स में भले मिल जाता है पीएनएल में, बट अपन टैक्स में नहीं देते। ठीक है, बैड डेट की दो कहानी हुई, अगर सेल्स रिलेटेड है तो मिल जाएगा, अगर लोन वाला है तो नहीं मिलेगा, और अगर मनी लैंडिंग बिजनेस जिसका मेन पर्पज ही वही है। और दूसरा हो गया प्रोविजन, प्रोविजन अलाउ नहीं होंगे, यहाँ पे नॉट अलाउड होगा। ठीक है,
ठीक है छोड़ो, क्योंकि अकाउंट्स और टैक्स अलग है ना। अगर टैक्स में ये सब देने लगेंगे ना तो घाटे में आएगा, मतलब थोड़ा बहुत। गवर्नमेंट चाहती है कि एक्चुअल दिया जाए ना, और अकाउंट्स वाला तो अलग ही चलता है। बाकी सब अभी जरूरी नहीं है, बाकी देखते हैं। 3619 पढ़ना है वाला। इसमें ये समझना, हम ये नहीं चाहते गवर्नमेंट की फैमिली प्लानिंग और बढ़ाओ, बच्चे दो ही अच्छे, सरकार ये बोलती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बढ़ाने में लगे हुए, फोकस नहीं। वो क्या होता है, कंपनीज जनरली, कंपनीज ऐसी मीटिंग्स करती है जिसमें एम्प्लॉयज को समझाती है कि आप मतलब करो, फैमिली प्लानिंग करो, बट पॉजिटिव सेंस में बोलती है कि ज्यादा ना करो, ठीक है। ये सिर्फ कंपनी को अलाउ होता है, ऐसा नहीं कि दो लोग हैं हमने कहा कि 1 लाख रुपए खर्च कर लिए फैमिली प्लानिंग में। सिर्फ कंपनी के केस में अलाउ होता है, ठीक है। और रेवेन्यू 100% अलाउ होगा, कैपिटल एक्सपेंस क्या पता क्या करेंगे ये लोग, अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या ही करेंगे, ठीक है। असेसी सिर्फ कंपनी हो सकती है, और कोई नहीं। रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ऐसा नहीं पॉपुलेशन बढ़ाने में फोकस कर दिया। नेक्स्ट वाला रीड करना। हाँ पहले ही बताओ क्या होता है, कुछ पता है एसटीटी क्या होता है? टैक्स ट्रांजैक्शन में, सिक्योरिटी वाले ट्रांजैक्शन में, ऐसा। देखो क्या होता है, जैसे शेयर ब्रोकर है, शेयर ब्रोकर परचेज और सेल करता है शेयर्स का। तो जो शेयर ट्रेडिंग करते हैं उस केस में ना एसटीटी लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। जब अपन शेयर पे डीलिंग करते हैं, क्या दोनों टाइम में लगता है, दोनों टाइम में कुछ कुछ लगता है, हाँ। और एक होता है कमोडिटी को, अब जब ट्रांजैक्शन करते हो उस केस में सीटीटी लगता है, ठीक है। ये तभी अलाउ होगा जिसका मेन बिजनेस ही वही है, जैसे शेयर ब्रोकर को, ठीक है। रीड करो। जिसका बिजनेस ही वही है उसी को अलाउ होगा, ठीक है। ये देख लो, एसटीटी सीटीटी। ट्रेड करते हैं कमोडिटीज में। हाँ वो तो एसटीटी में लगता ही है ना जब आप खरीदते हो। एक बार पूरा डब्बा रीड कर लो, जो बच गए हैं उसको अपन बाद में देखेंगे। हाँ ना, नहीं उसमें सेल के टाइम लगता है, परचेज के टाइम बहुत ही कम रहता है, 0.001 या 2%, बहुत ही कम रहता है, नॉमिनल। रीड करो पूरे। हाँ हाँ, जो बच गए हैं उसको छोड़ो, जो पढ़ लिए हैं वो करो। इसमें तो कोई भी ऐसा नहीं है, मतलब नॉर्मल आप सोच के चलोगे तो आ जाएगा। जब अपन आगे क्वेश्चन करेंगे ना, अगर नॉर्मल माइंड के साथ भी करोगे तो बनने लगेंगे क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 10 सॉल्व करो, एक आंसर बताओ पहले। ऐसे ही कर लो, अरे वहां क्यों देख रहे हो, यहाँ से करो ना, सामने है तो।
ए और बी अलग अलग केस है, एक एक करके करना, रीड मिक्स मत कर देना, पहले ए करो। क्या है इसमें, दो ही चीजें तो दी है, निकाल लो। 2,20,000 यहाँ क्या होगा, कंपैरिजन 5%, 2,50,000, विच एवर इज लोअर। 220 डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ होगा। हाँ ना, मतलब आपको एक बार में तो मिलेगा ही नहीं ना, उसने तो पहले ही। क्या, नहीं नहीं, उसने ये क्वेश्चन दिया है तो सॉल्व करने के लिए दिया होगा, ये लिखने के लिए थोड़ी ना कि ये नॉन रेसिडेंट है। जब दो ही चीजें दी है, इसको अलग क्वेश्चन समझो, बी को अलग समझो। जो दो ही चीजें मिली है, इसमें तो आप दो ही चीज बस निकाल सकते हो, 5% या एक्चुअल। कोई दिक्कत पहले वाले में, और बी वाला आप रीड करो। अब इसमें दे दिया कंपनी है, इसमें दोनों हो गए। पहले इन दोनों को कंपेयर करो, सीपी और सीई को। ठीक है, पहले अपन ने कंपेयर किया, 60 लाख का 5% क्या है, 3 लाख, और 50 लाख का 2.5 आएगा, है ना। विच एवर इज हायर, इस केस में 3 लाख। अब एक्चुअल कितने हुए हैं, 2.2, विच एवर इज लोअर, 2.2। ये देखो, देख लो आंसर। एक चीज सुनो, लास्ट है। वो देख नहीं रहा, वो प्रोविजन कहाँ लिखा है, ऐसे ही सुन लो। जैसे आपने देखा होगा, इनकम के केस में गवर्नमेंट क्या बोलती है, चाहे आपकी वो लीगल हो या इलीगल, हम दोनों इनकम को इनकम मानेंगे और टैक्स लेंगे। बट ये एक्सपेंडिचर के साथ दोगलापन करती है। एक्सपेंडिचर में बोलती है जो आपके खर्चे लीगल हैं बस वही अलाउ होंगे, इलीगल वाले, मैंने सुपारी दे दी मारने के लिए, वो आप कैसे अलाउ करोगे, सुपारी अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट में कैसे एंट्री करोगे, सुपारी खाने। किसको, इनकम वाले को लोग कैसे भी कर देते हैं, वो बाद में देखेंगे। अरे यार, ठीक है भाई, मैं नहीं करता ना वो बिजनेस यार, तुम करते हो। ठीक है, इलीगल वाले अपन को अलाउ नहीं होते, कोई भी इलीगल हो। ठीक है, लीगल वाली इनकम में दोनों लेंगे, एक्सपेंस में सिर्फ लीगल लेंगे। ये बारे में को प्रोविजन अभी दिख नहीं रहा है कहाँ, बट ये अपन आगे देख लेंगे कहाँ लिखा है। ठीक है, टैक्स ओवर।